अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आज आप तक जो है वो पहुंचाए जाएंगे। तो इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो आप ज़रा समाप्त कर लें, लिख लें उसको। ये दो पार्ट पर मुश्तमिल है हमारा जो कानूनी शहादत ऑर्डर है। एक स्टैट्यूटरी लॉ है हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर का, ये आपके पेपर का पार्ट 1 होगा। इसमें से आपको 8 क्वेश्चन आने हैं, आपने इसमें से 4 को अटेम्प्ट करना है और हर सवाल जो है वो आपका 20 नंबर का होगा। टोटल 80 नंबर ये होंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पार्ट 2 है वो लीगल एथिक्स पे मुश्तमिल होगा। उस लीगल एथिक्स में से आपको 2 सवाल आएंगे और आपने एक को अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपको 10 सवाल आएंगे जिसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम आप तक अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पहुंचाने लगे हैं, तो इसको ज़रा अच्छी तरह सुन लें आप कि ये हमारा जो लेक्चर है ये हमारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी LLB 5 ईयर का हो चाहे LLB 3 ईयर प्रोग्राम हो, उन बच्चों के लिए है जो कि कोविड की वजह से अपनी क्लासेस जो है वो रेगुलरली अटेंड नहीं कर सके, जिस वजह से उनको बड़े मसाइल का सामना रहा। ये जो सवाल हम इम्पोर्टेंट आप तक पहुंचाने लगे हैं ये हमारे सिविल जजेस के लिए नहीं है और ना ही हम अपने ADPP के स्टूडेंट्स को ऐसा करने का कहते हैं, जो कि वो एक थारो प्रोसेस है। उसको हमने जो है वो थोरो स्टडी करनी होती है, एज ए होल हर कॉन्सेप्ट को इन डिटेल पढ़ना होता है, लिहाजा वहां हम अपने स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं देते। ठीक है जी। सो कम टू द लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से नंबर 1 है हमारे पास विटनेस, नंबर 2 है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन और नंबर 3 है हमारे पास अकम्प्लिस का कॉन्सेप्ट है। नंबर 4 हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, जो कि हमने 6 मुख्तलिफ रेलेवेंट इंपॉर्टेंट ड्रीम फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द विटनेस। पहला सवाल हमारा विटनेस के बारे में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये तकरीबन पूछा गया है। इस सवाल को जब आपने अटेम्प्ट करना है तो इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बाद इसका जो है वो हम रेलेवेंट लॉ लिखेंगे। इसका जो रेलेवेंट लॉ है डियर स्टूडेंट्स वो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 ऑफ द QSO 1984 ये इससे रेलेवेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम विटनेस की जो है वो डेफिनेशन करेंगे। विटनेस की जो डेफिनेशन है वो हमें आर्टिकल 3 के अंदर ही डियर स्टूडेंट्स अवेलेबल है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स बहुत मर्तबा जो चीज पूछी गई है वो कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ द विटनेसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ठीक है जी। ये सवाल जो है वो कॉम्पिटेंसी और नंबर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है और इसके बाद जो है वो इसका कंक्लूजन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सवाल आपको इस हवाले से पढ़ देता हूं। तो वो ये है कि व्हाट डू यू मेंट बाय द विटनेस एंड what are the competency and number of witnesses for establishing rights and liabilities in both civil and criminal proceedings। ठीक है जी। सो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग के अंदर आपने कॉम्पिटेंसी और नंबर ऑफ विटनेसेस का बताना होता है। ये सवाल जो है वो बहुत मर्तबा डियर स्टूडेंट्स पूछा गया है। तो ये आर्टिकल 33 और आर्टिकल 17 का हिस्सा है। नंबर 2 इज द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का। इसमें हमने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन है, रेलेवेंट लॉ है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन and kinds of the privileged communication and last one is the conclusion। so dear students, इसके जो relevant law है वो आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 12 तक है। ये इसका जो है वो relevant law है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशंस हैं। जनरल रूल जो तो यही है
कि विटनेस जो है वो बाउंड है हर चीज को डिस्क्लोज करने का, लेकिन आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 12 तक जो है वो एक एक्सेप्शनल रूल्स दिए गए हैं जहां पे जो है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। सोर्स के अंदर भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सी जो है एक्सेप्शंस मौजूद हैं। मैं डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ सवाल पढ़ दूं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि क्या इसमें से पूछा गया है। कहता है जी, मीनिंग ऑफ द प्रिविलेज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, यानी ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है इसको एक्सप्लेन करें विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउसेस। ठीक है जी, स्पाउसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, उस रेफरेंस से हमें बताएं कि ये मामला डिस्क्लोज किया जा सकता है और कहां पे ये मामला डिस्क्लोज जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, एंड देयर इंपैक्ट ऑन रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, और क्या ये रेलेवेंट फैक्ट होते हैं या नहीं होते, इनका इंपैक्ट क्या है रेलेवेंसी के ऊपर। सो अगर स्पाउसेस का डियर स्टूडेंट्स जो है वो बहुत मर्तबा पूछा गया हस्बैंड एंड वाइफ के हवाले से, तो आपने क्या करना है, आपने अगर स्पाउसेस का लिखा हुआ है तो ये आपका आर्टिकल 5 के अंदर फॉल करता है, अक्यूज होगा। दूसरा उसने एक और तरह से भी पूछा है, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। सो पहले आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट लिखेंगे। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर इम्पोज्ड ऑन एन एडवोकेट इन दिस रिगार्ड। तो जो एडवोकेट एंड क्लाइंट का रिलेशन है, सो एडवोकेट बाउंड है कि वो अपने क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन उसको मिली है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो उसको मिली है, उसको वो किसी भी सूरत डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो इस बारे में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आर्टिकल जो है वो 9 और 12 का कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है, कहां पे एडवोकेट बाउंड है और कहां पे क्लाइंट बाउंड है। ठीक है जी, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 12 का कॉन्सेप्ट है। तो अपना सवाल जो है उसको देख के उसका डियर स्टूडेंट्स जवाब आपने देना है। नंबर 3 जो है डियर स्टूडेंट्स वो अकॉम्प्लिस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, इसकी इंट्रोडक्शन है, रेलेवेंट लॉ है, डेफिनेशन ऑफ द अकम्प्लिस है, कंपिटेंसी ऑफ कंप्लिस है, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द अकम्प्लिस है और इसका कंक्लूजन मौजूद है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो अगर हम अकम्प्लिस के डियर स्टूडेंट्स जो है वो बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो लॉ मौजूद है आर्टिकल है जी 16 है, 152 है, 129 बी है और 44 है। ठीक है जी, इन सब का जो मिला हुआ कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है जो कि अकम्प्लिस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी, इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स जो सवाल पूछे गए हैं वो क्या है, कहते हैं जी, इज एन अकम्प्लिस अ कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर QSO। कहते हैं कि जो अकम्प्लिस है वो QSO के अंदर कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं है। ठीक है जी, पहले तो ये बात आपने बयान करनी है कि इसकी कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। इसके बाद जी, डिस्कस वैल्यू ऑफ हिज एविडेंस इन वेरियस ऑफेंसेस। सो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्पिटेंसी का है, क्या ये कॉम्पिटेंट विटनेस है भी कि नहीं, यस और नो के अंदर इसका जवाब लिखना है, और अगर है तो कहां पे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। एविडेंशियरी वैल्यू, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द अकम्प्लिस, क्या अकम्प्लिस की कही हुई बात जो है वो दूसरे जो उसके साथी हैं उनको सजा दिलवा सकती है या नहीं दिलवा सकती। सो कंक्लूजन होगा इसका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है जो कि एक बहुत बड़ा QSO का एक समंदर है, बल्कि QSO जो है वो सारी की सारी जो है वो तकरीबन 70% हमारी सिर्फ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर आ जाती है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहरहाल हमने जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं वो आप तक लेके आए हैं। इसमें से हमने रूल ऑफ रेस जेस्टा, रूल ऑफ रेस जेस्टा करना है, वो आर्टिकल 19 है QSO का, इसके बारे में डिटेल बताते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड है, ये देखनी है, आर्टिकल 22 है। एडमिशन एंड कन्फेशन को देखेंगे, जजमेंट देखेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन या ओपिनियन भी जो है वो एक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में होती है, जजमेंट भी एक रेलेवेंसी फैक्ट होता है, करेक्टर भी एक रेलेवेंट फैक्ट होता है। तो इन 6 चीजों को डियर स्टूडेंट जो है वो
अभी हम बारी बारी देख लेते हैं। 23 कॉन्सेप्ट रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में। सो नंबर 1 उसमें हम रेस जेस्टा रूल है जी हमारा, उसको देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका जो रेलेवेंट लॉ है वो है आर्टिकल 19 QSO, ठीक है जी। कि रेस जेस्टा जो रूल है वो क्या है, इसका हमने मीनिंग लिखना होता है। फिर इसके बाद व्हाट इंक्लूड इन इट। सो व्हाट इज इंक्लूड इन इट, ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी बुक्स में जो इसका ऑथेंटिक मटेरियल है वो बहुत कम है। अगर आपको कोई इस बारे में जो है वो मजीद को रहनुमाई की जरूरत हो तो हम आप तक जरूर ये कॉन्सेप्ट पहुंचा देंगे। फिलहाल चूंकि हम उसका एक इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं। व्हाट इंक्लूड इन इट, इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो इसके असेंशियल्स लिखे हुए हैं उन तमाम असेंशियल्स को आपने यहाँ पे लिखना होता है। इट इज एन एक्सेप्शन टू हेयरसे एविडेंस और द हेयरसे रूल। सो रेस जेस्टा जो है वो हेयरसे रूल का या हेयरसे एविडेंस का जो है डियर स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सुनी सुनाई बात जो होती है उसके ऊपर जो है वो रिलाई नहीं किया जाता जब तक वो के कोऑपरेटिव नहीं होती। सो ये हेयरसे एविडेंस था। और जो रेस जेस्टा है वो ये कहता है कि अगर कोई इमीडिएटली कोई चीज आपको किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज आपको बता दी जाती है तो वो रेलेवेंट होती है। इसके अलावा एप्लीकेशन क्या है, कहां पे ये रूल अप्लाई होता है, कहां पे नहीं होता। इट इज एन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सो जो रेस जेस्टा रूल है हमारे पास वो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, यानी जो हालात वाकयात हैं उनमें से इकट्ठा किया हुआ एक सबूत होता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। आइडेंटिफिकेशन परेड की इंट्रोडक्शन लिखना रेलेवेंट लॉ है, डेफिनेशन और मीनिंग है इसका। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड बहुत अहम है। इसके बाद डिले इन कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके लॉ की तरफ चलते हैं कि इसका रेलेवेंट लॉ क्या है। इसका रेलेवेंट लॉ जो है वो QSO के अंदर जो बताया गया है डियर स्टूडेंट्स वो आर्टिकल 22 है, ठीक है जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इसका जो कॉन्सेप्ट मौजूद है वो पुलिस रूल्स के अंदर है। अगर हम चैप्टर 26 और रूल 32 उसका देख लें, ठीक है जी, तो उसके अंदर जो है वो इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है पुलिस रूल्स में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो है वो आप हाई कोर्ट का जो रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम 3 है और चैप्टर 11 पार्ट C उसके अंदर भी जो है इसका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें पूछा क्या जाता है वो है जी रूल्स फॉर कंडक्टिंग एंड एविडेंशियरी वैल्यू, ठीक है जी। तो मीनिंग और डेफिनेशन हो गया। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड होती कैसे है, तो ये सारा प्रोसीजर डियर स्टूडेंट्स आपका जो है वो पुलिस रूल का भी हिस्सा है और जो हाई कोर्ट का मैंने अभी बताया है वॉल्यूम 3 के अंदर इसका कॉन्सेप्ट जबरदस्त मौजूद है। सो व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफिकेशन परेड, इसके बारे में भी पूछा हुआ है, बहुत अहम सवाल है। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड विद डिले। अगर आप डिले करते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड के अंदर तो इसका क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सो व्हाट इज द स्कोप। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आइडेंटिफिकेशन परेड रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन, ठीक है जी। एडमिशन के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एडमिशन जो है वो उसका इंट्रोडक्शन है, रेलेवेंट लॉ है, डेफिनेशन एंड मीनिंग है। पर्संस whose statements are admissions, okay। रेलेवेंसी इन सिविल केसेस, रेलेवेंट तो है लेकिन कब। एडमिशन इज अलाउड टू बी यूटिलाइज्ड इन फेवर ऑफ पार्टी मेकिंग इट। जो उसको एडमिशन कर रही है तो उसके जो है वो उसके खिलाफ यूटिलाइज किया जा सकता है। कंक्लूजन है जी हमारा, ठीक है जी। तो इसको बारी बारी देख लें डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं इसके रेलेवेंट लॉ की तो वो आर्टिकल है जी हमारे पास 30 से लेके 36 45, 30 से लेके QSO के आर्टिकल 30 से लेके आर्टिकल 36 तक है और आर्टिकल 45 है जिसमें एडमिशन का कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन भी इसकी 30 के अंदर मौजूद है आर्टिकल में।
पर्सन हु स्टेटमेंट्स आर एडमिशन, वो कौन कौन से लोग हैं, ठीक है जी, जिनकी स्टेटमेंट्स जो है वो कही हुई बात जो है वो एडमिशन होती है। ठीक है जी। रेलेवेंसी, क्या सिविल केसेस में ये रेलेवेंट है, तो कब है एडमिशन इज अलाउड। सो जो पार्टी जो है वो एडमिशन कर रही है तो यही जो है वो स्टेटमेंट जो है वो उसके खिलाफ भी यूज हो सकती है। ठीक है जी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल 30 से लेकर आर्टिकल 36 और आर्टिकल 45 में मौजूद है। इसको हम डियर स्टूडेंट छेड़ नहीं सकते, इसलिए कि हम कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी एक आपने पॉइंट को आगे करना होता है एक्सप्लेन। सो डियर स्टूडेंट्स, वो उसको शॉर्टली जो है वो बयान नहीं किया जा सकता, उसके बारे में हमें इन डेप्थ जो है हिस्ट्री जो है उसका स्याको सबाक वो समझना पड़ता है। अगर हम इनको इन शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो है वो कोई बैड इम्पैक्ट या कोई हमारी बात जो है वो गलत जो हमारे स्टूडेंट तक पहुंच सके। बहरहाल हम अपने इसी चैनल के थ्रू जो है वो आपको बड़े तफसीली लेक्चर पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, हमारे पास कन्फेशन का कॉन्सेप्ट, इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, रेलेवेंट लॉ है, डेफिनेशन है, काइंड्स हैं, रेलेवेंसी एंड इररेलेवेंसी, कब रेलेवेंट होता है कब इररेलेवेंट होता है, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है इसकी, रिट्रैक्शन, अपनी बात की हुई से कन्फेशन से मुकर जाना, पीछे हट जाना, डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन, इनमें डिफरेंस भी देखेंगे, और एंड जो है वो हमारा कंक्लूजन है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चलते हैं जी इसके जो रेलेवेंट लॉ है इसका वो लिख लें आप, आर्टिकल 37 से लेके आर्टिकल 43 तक। ठीक है जी, 37 से लेके 43 तक, 37 से 43 तक। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारी चीजें आप तक मैंने पहुंचाई हैं, ये सारे के सारे आप अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कोई भी बात अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें से वो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, तो ये हमारा जो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर जो तमाम फील्ड्स, जो एरियाज हमने कवर करवाने होते हैं, उसका मकसद यही है कि आपका वो कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर, वो जजमेंट, ओपिनियन और करैक्टर है। ठीक है जी। सो बारी बारी इनको देख लेते हैं। जजमेंट को जो सवाल है डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसमें रेलेवेंट लॉ लिखेंगे, जजमेंट का जो रेलेवेंसी, द प्रीवियस जजमेंट्स व्हेन रेलेवेंट। ठीक है जी। इसका जो लॉ है डियर स्टूडेंट्स वो आर्टिकल 54 से लेके 58 तक मौजूद है। डेफिनेशन जो है जजमेंट की करेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे जजमेंट का, सर्कमस्टांसेस वेयर जजमेंट इज अ रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है जी। किन हालात के अंदर जो है वो जजमेंट रेलेवेंसी होती है, यानी जजमेंट जो है वो रेलेवेंट फैक्ट के अंदर जो है वो फॉल करती है। यही सवाल बार बार उन्होंने पूछा हुआ है, जजमेंट एज अ रेलेवेंट फैक्ट, जजमेंट एज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट 54 और 58 के अंदर मौजूद है। सो व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ जजमेंट एज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंक्लूजन। सो ये जजमेंट के अंदर है। नंबर 2 जो है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन है। एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। तो इसके अंदर क्या पूछा आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है, वो इंट्रोडक्शन है, इसका रेलेवेंट लॉ है, आर्टिकल 59 से लेके 65 तक जो है वो ओपिनियन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो इसमें मीनिंग लिखना है ओपिनियन का और एक्सपर्ट का। इसके अलावा एक्सपर्ट ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, so under what circumstances the opinion of the expert is relevant for establishing rights and the liabilities. Relevancy in medical and DNA evidences. So expert opinion जो है वो मेडिकल में, मेडिकल जैसे आपका पोस्टमार्टम है, MLR है, ठीक है, आपकी फिंगर टिप प्रिंट्स हैं, इसका आपकी वाउंड्स होती हैं, उनके अंदर क्या है इसका इंपॉर्टेंस। इसके अलावा फिर आपका जो DNA है, इन दोनों को
तीन चार चीजें जो बताई हैं मेडिकल की और फिर एक डीएनए है। सो इसके अंदर जो है ओपिनियन किस हद तक रेलेवेंसी रखती है। फिर इसके बाद एविडेंशियरी वैल्यू। सो व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन, एंड सेवंथ इज द स्कोप, एंड लास्ट इज द कंक्लूजन। सो नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स करैक्टर है, ठीक है जी। सो करैक्टर भी जो है वो एक रेलेवेंट फैक्ट होता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या कुछ पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट लॉ जो है आर्टिकल 66 से लेके 69 तक है, और फिर एक आर्टिकल 135 है जिसमें इसका मिला जुला कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कैरेक्टर की जो है वो डेफिनेशन भी कर सकते हैं और उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। रेलेवेंसी इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कैरेक्टर जो है वो सिविल केसेस में रेलेवेंट रखता है या नहीं रखता, क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट है या नहीं है। इसके बाद रेलेवेंसी एंड एक्सेप्शन, ठीक है जी। तो कहां पे ये नॉट एडमिटेड है कैरेक्टर, और नॉट एडमिटेड के बाद उन्होंने पूछा हुआ है एक्सेप्शन। वो कहते हैं कि जो कैरेक्टर है वो नॉट एडमिटेड है, लेकिन एक्सेप्शन है जहां पे कैरेक्टर को जो है वो एज अ रेलेवेंट फैक्ट लिया जा सकता है। व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर आ ही गया है, रेलेवेंट कर ही लिया गया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, कंक्लूजन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो अहम तरीन क्वेश्चन है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस है हमारे पास। इसके जो ओवरऑल आर्टिकल हैं स्टूडेंट्स वो 72 से लेके 89 तक है हमारे पास। इसका इंट्रोडक्शन है, फिर इसका रेलेवेंट लॉ है। अगर हम प्राइमरी एविडेंस की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो आर्टिकल 72, 73, 75 है। अगर हम सेकेंडरी एविडेंस की बात कर रहे हैं तो 74, 76, 77 है। डेफिनेशन एंड मीनिंग दोनों का कर सकते हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, क्या ये एडमिसिबल हैं भी या नहीं है, ठीक है जी। फिर सर्कमस्टांसेस फॉर प्रेजेंटिंग इन कोर्ट, तो कहाँ पे जो है वो प्राइमरी एविडेंस जो है वो देना जरूरी होता है और कहाँ पे जो है वो सेकेंडरी एविडेंस आएगा। अगर प्राइमरी नहीं है तो फिर सेकेंडरी एविडेंस जो है वो किन हालात के अंदर आ सकता है। इसके बाद एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस एंड द स्कोप ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, एंड लास्ट वन इज द कंक्लूजन। टॉपिक्स रह गए हैं, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। उसमें नंबर 1 है हमारे पास ओरल एविडेंस का, ठीक है जी। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, रेलेवेंट लॉ है, आर्टिकल 70, 71, आर्टिकल 102 से लेके 110। इसके बाद इसके डेफिनेशन करेंगे, प्रिंसिपल्स फॉर रेलेवेंसी एंड एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड कंक्लूजन, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो ओरल एविडेंस है ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इसको बड़ी गहराई से आपने देखना है, इसको डिफाइन करना है। एंड प्रिंसिपल फॉर रेलेवेंसी कि जो ओरल एविडेंस है वो कहाँ पे रेलेवेंट होता है, उसके लिए क्या प्रिंसिपल जो है वो पीएसओ में जो है वो बताए गए हैं फॉर द रेलेवेंसी ऑफ द ओरल एविडेंस। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चीज पूछी गई वो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि जो ओरल एविडेंस है उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें और उसके ऊपर जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले आए, या कब जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो एक्सक्लूड कर देती है ओरल एविडेंस को। तो ये रूल्स है इसके रिगार्डिंग भी, वो भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट इज द डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन होगा, रेलेवेंट लॉ इसका आर्टिकल 46 है। तो मरते वक्त जो बात कही होती है वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट होती है, ठीक है जी। उसके लिए हमने इसको डिफाइन करना है, इसकी एडमिसिबिलिटी है। सो व्हाट इज द एडमिसिबिलिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन इन द क्रिमिनल केसेस, ठीक है जी। तो ये एडमिसिबल कब होती है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं और किन चीजों की जरूरत होती है corroboration की कि ये रेलेवेंट एडमिसिबल हो जाती है। सो व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू और द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन, एंड लास्ट वन इज द कंक्लूजन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो टॉपिक है वो है एग्जामिनेशन के हवाले से, दैट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने इंट्रोडक्शन देखने इसका, रेलेवेंट लॉ डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल 130, 132 से लेके 135, 140 और 141 हैं। सो सबसे ज्यादा जो चीज पूछी गई स्टूडेंट्स वो मोड्स एंड रिस्ट्रिक्शन है। सो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स फॉर द एग्जामिनेशन एज
प्रोवाइडेड इन क्यूएसओ। तो ये मोड्स है उसके, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स के रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कहाँ पे जो है वो कौन सी चीज, मसलन एग्जामिनेशन इन चीफ में किन चीजों की रिस्ट्रिक्शन है, क्रॉस में किन की है, और री एग्जामिनेशन के लिए किन चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग, व्हाट आर द रूल्स फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर एग्जामिनेशन। तो इन सारी बातों को डियर स्टूडेंट्स आपने अपने माइंड में रखना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस के अंदर इंट्रोडक्शन रेलेवेंट लॉ इसका 151 है। डेफिनेशन है मोड्स फॉर डिस्क्रेडिटिंग, यानी वो कौन से डिफरेंट मोड्स हैं जिससे आप एक विटनेस को डिस्क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 151 में जिक्र है। लीडिंग क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स रेलेवेंट लॉ है। रेलेवेंट लॉ 136 से 139 तक है और इसकी डेफिनेशन है लॉ रिगार्डिंग लीडिंग क्वेश्चन। तो लीडिंग क्वेश्चन के लिए जो है वो कानून क्या है हमारे मुल्क के अंदर, या लीडिंग क्वेश्चन के लिए जो क्यूएसओ के अंदर रूल्स हैं वो क्या हैं कि कब इनको आस्क किया जा सकता है और कब जो है, यानी किस सवाल को हम लीडिंग क्वेश्चन कहेंगे और किस सवाल को हम लीडिंग क्वेश्चन नहीं कहेंगे। ठीक है जी। तो किसने ये चीज डिटरमिन करना होती है, सारे का सारा लॉ 136 से 139 में लिखा हुआ है। लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स वो है एस्टॉपल का रूल। एस्टॉपल जो है वो डियर स्टूडेंट्स इसका रेलेवेंट लॉ 114, 15, 16 और आर्टिकल 45 है। डेफिनेशन होगी व्हाट इंक्लूड इन एस्टॉपल, what include in estoppel, that is the essentials of the estoppel. So what is the evidentiary value of the estoppel and is the conclusion. So dear students, ये था हमारे पास ओवरऑल क्यूएसओ का जो पार्ट 1 है, उसका हमने ओवरऑल जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पहुंचा दिए हैं। हमारे पास पार्ट 2 है जो कि आपके पेपर का हिस्सा है। इस पार्ट 2 के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने लीगल एथिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इस लीगल एथिक्स को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स जो है आपको इसका जो रेलेवेंट लॉ है वो आपको जरूर बता देते हैं, जो कि शायद आप जो है वो आपके जहन में ना हो। तो इस बारे में डियर स्टूडेंट्स हमारा जो रेलेवेंट लॉ होगा वो है लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल्स एक्ट है 1973 का। ठीक है जी, लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 का, और इसके साथ रूल्स हैं पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स हैं 1976 के। तो इन दोनों को मिला के जो है वो लीगल एथिक्स को हम समझ सकते हैं। लीगल एथिक्स में हमने बेसिकली एडवोकेट्स के बारे में पढ़ना होता है। सो एडवोकेट क्या है, तो इसमें 4 मुख्तलिफ जो है वो एडवोकेट्स के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने होते हैं। एक है कैरेक्टर, ठीक है जी, या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एडवोकेट्स की, ठीक है जी, कैरेक्टर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशनल लॉयर, कि एक प्रोफेशनल लॉयर्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, उसके अंदर खूबियां क्या हो सकती हैं। तो ये वाला अगर डियर स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ये बार काउंसिल एक्ट पढ़ लीजिएगा, और उससे जो एडजस्टेंट रूल्स हैं हमारे वो बड़ा जो है वो वाइडली इसको जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक एडवोकेट्स के राइट्स क्या हैं और उसकी ड्यूटीज क्या हैं। ठीक है जी। तो इन राइट्स और ड्यूटीज को भी जो है वो आपका जो बार काउंसिल रूल्स हैं उसके अंदर वेरी इलैबोरेटिवली इस बात को जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो है वो प्रोफेशनल स्टेटमेंट नॉन डिस्क्लोजर, कि एडवोकेट जो है वो अगर कोई बात उसको उसका कोई क्लाइंट बताता है तो वो प्रोफेशनली बाउंड है कि अपने क्लाइंट की बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन भी है जहां पे ये बात को डिस्क्लोज किया जा सकता है। सो ये रूल जो है वो डियर स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी जो है इसके पार्ट 1 के अंदर प्रिविलेज कम्युनिकेशन में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मिसकंडक्ट आता है, मिसकंडक्ट ऑफ द एडवोकेट। ठीक है जी। तो एडवोकेट का जो कंडक्ट है ये उसका जो कंडक्ट है उसको हमने 4 हिस्सों में डियर स्टूडेंट्स जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एडवोकेट का कंडक्ट विद अनदर एडवोकेट, ये कैसा होना चाहिए
इसके बारे में जो है वो रूल्स 134 से लेके 144 तक हैं। इसके अलावा एडवोकेट का जो कंडक्ट है क्लाइंट के साथ कैसा होना चाहिए, ये 145 से 158 रूल्स हैं जो 96 उसमें लिखा हुआ है। फिर ड्यूटी टू कोर्ट्स हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट टू कोर्ट्स, तो ये आर्टिकल 159 से लेके रूल्स 159 से लेके 167 तक हैं। फिर एक जनरल पब्लिक के साथ उसका जो है वो कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये 168 से लेके 175 ए जो रूल्स हैं हमारे 1976 उसमें ये मौजूद हैं। ठीक है जी। फिर मिसकंडक्ट के बारे में डियर स्टूडेंट जो एक्ट है हमारा उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से तो उसके बारे में जो हमारी जो प्रोसीडिंग्स वहां पे उसके खिलाफ इनिशिएट हो सकती हैं, इसका जिक्र जो है वो 41 से 54 तक है और ये हमारे एक्ट के अंदर है। ठीक है जी, ये सेक्शन है 41 से 54 तक जो कि एक्ट है हमारा 1973 का। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने इस पार्ट को जो है वो अटेम्प्ट करना है तो फिर आपने इससे रेलिवेंट लॉ जो है वो उसका जरूर बेजरूर जिक्र करना होता है। ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर जो हमने कानून शहादत ऑर्डर 1984 के बारे में तश्कील दिया था। इसके दोनों पार्ट हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर हमारा आपको लेक्चर पसंद आया है आज का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमारा जो लाइक भी करें, उसको शेयर भी किया करें और आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर्स हैं, नेक्स्ट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, हम वो भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको भी अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।